हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल मेक करियर एकेडमी। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम आरआरबी एनटीपीसी के लिए इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और पॉलिटी के हमने 3-4 टॉपिक्स की वीडियो और पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दी है। अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको सारी वीडियोज़ की पीडीएफ वहाँ पर मिल सके। इसी के साथ अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हम इतनी जो आपके लिए मेहनत कर रहे हैं वो भी हमारे लिए फुलफिल हो सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो है हमारा फंडामेंटल राइट। कल वीडियो अपलोड नहीं हो पाई थी क्योंकि एक टेक्निकल एरर आ रहा था, बार बार करने के बावजूद भी चल नहीं पा रही थी, इसलिए आज आपको 2 वीडियो अपलोड मिल जाएगी। तो फर्स्ट टॉपिक हमारा रहेगा फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स को हिंदी में मौलिक अधिकार कहते हैं, जो कि हमारे पार्ट 3 में मेंशन है। पार्ट्स मैंने आपको करा दिए थे तो आपको याद ही होगा कौन से पार्ट में मेंशन है। पार्ट 3 में मेंशन है आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। कहाँ से लिया है ये भी आपको मैंने बता दिया था सोर्सेज वाली वीडियो में। यूएसए से फंडामेंटल राइट्स को हमने अडॉप्ट किया है। यूएसए में फंडामेंटल राइट्स को क्या बोलते हैं? बिल ऑफ राइट्स बोलते हैं। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि भारत के संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा बोला जाता है, तो फंडामेंटल राइट को ही मैग्ना कार्टा बोला जाता है। क्योंकि जब भी किसी की भी ह्यूमन राइट्स की बात आती है, आपको पता होगा 1215 में जो सबसे पहले किंग्स जेम्स थे उन्होंने क्या किया था, अपने एम्प्लॉइज को अधिकार दिए थे। तो जब भी उन्होंने ह्यूमन राइट्स दिए थे तो ह्यूमन राइट्स के ऊपर उन्होंने मैग्ना कार्टा लिखा था। तो जब भी किसी भी देश के ह्यूमन राइट्स की बात आती है तो उस पर्टिकुलर पार्ट को मैग्ना कार्टा के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए संविधान का जो भाग 3 है उसको क्या बोलते हैं? मैग्ना कार्टा बोलते हैं। फीचर्स देख लेते हैं। क्या फीचर्स है फंडामेंटल राइट्स के? नंबर फर्स्ट है नॉट एब्सोल्यूट। इसका मतलब है कि फंडामेंटल राइट्स हमें पूरी तरीके से नहीं मिले हुए हैं। मतलब अगर आपको फंडामेंटल राइट्स मिले भी हैं, जैसे आपको आर्टिकल 19 की बात करें तो आर्टिकल 19 आपको क्या देता है? 6 तरीके की फ्रीडम्स देता है, बोलने की स्वतंत्रता, कहीं भी रहने की, कहीं भी घूमने की। लेकिन आर्टिकल 19 क्लोज टू उस पर क्या लगा देता है? रेस्ट्रिक्शंस लगा देता है। तो ये पूरी तरीके से एब्सोल्यूट नहीं है। जस्टिसेबल है। आप आर्टिकल 32 के थ्रू कहाँ जा सकते हैं? डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होगा। किसके अगेंस्ट मिला हुआ है? तो स्टेट के अगेंस्ट मिला हुआ है। स्टेट क्या है अभी हम पढ़ेंगे आर्टिकल 12 में। फिर इसके बाद नेगेटिव इन नेचर, यानी फंडामेंटल राइट्स जो है उनका जो नेचर है वो कैसा है? नेगेटिव है। हमेशा जब भी स्टार्ट होता है स्टेट शैल नॉट बी ऐसे करके स्टार्ट होता है। नो नीड ऑफ एनी लीगल बैक, किसी भी लीगल बैक की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आपको आपके फंडामेंटल राइट्स का वॉल्यूशन होता है तो आप डायरेक्ट ही सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। अमेंडेबल है। आप फंडामेंटल राइट्स में आप क्या कर सकते हैं? अमेंडमेंट कर सकते हैं, लेकिन बस शर्तिया बात क्या है कि इसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो चेंज ना हो। आप जानते भी हैं अमेंडमेंट हुआ है, जैसे 15 क्लोज 1 ऐड हुआ है, 2 ऐड हुआ है, 20 क्लोज 1 ऐड हुआ है, 21 ए ऐड हुआ है। तो ये हमारा क्या है? अमेंडेबल है। नेक्स्ट स्लाइड में है हमारा फंडामेंटल राइट्स कितने टाइप के हैं। यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तो फंडामेंटल राइट्स जो है, अगर आप ये फंडामेंटल राइट्स मैंने इस तरीके से बनाए हैं, अगर आप एसएससी सीजीएल तक की भी तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो से ही आपका कवर हो जाएगा, इससे बाहर आपका नहीं आएगा। नंबर फर्स्ट, जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स हुआ था 1950 में, उस टाइम तक हमारे 7 फंडामेंटल राइट्स थे। तो साथ के साथ ही पढ़ेंगे हम। सबसे पहला क्या है? हमारा राइट टू इक्वालिटी, जिसे हिंदी में क्या बोलते हैं? समानता का अधिकार बोलते हैं। आर्टिकल 14 से लेकर के 18 तक है। फिर सेकंड है हमारा राइट टू फ्रीडम, जिसे हिंदी में स्वतंत्रता का अधिकार बोलते हैं। आर्टिकल 19 से लेकर आर्टिकल 22 तक। फिर थर्ड राइट है हमारा राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन, शोषण के विरुद्ध अधिकार। आर्टिकल 23 से लेकर आर्टिकल 24 तक। फोर्थ राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 से लेकर आर्टिकल 28 तक। फिफ्थ है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, शैक्षिक एंड सांस्कृतिक अधिकार। आर्टिकल 29 से लेकर के 30 तक। फिर
6 है हमारा राइट टू प्रॉपर्टी, संपत्ति का अधिकार, आर्टिकल 31 में मेंशन था, इसको फिलहाल क्या कर दिया है, रिपील कर दिया गया, हटा दिया गया है। 7 है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, आर्टिकल 32। ठीक है, तो ये हमारे 7 राइट्स थे। अब इसको लर्न कैसे करें, देखो सबसे पहले किसकी बात होगी, समानता की। अब समानता का जो इक्वालिटी का जो बच्चे के मन में भी हम डालना स्टार्ट करेंगे कि बॉय और गर्ल सेम होती है, ऐसे भेदभाव नहीं होना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, वो 14 से 18 की एज में ही डालेंगे। तो सबसे पहले क्या हो गया, समानता। जब इक्वालिटी मिलेगी तो फ्रीडम अपने आप आ जाएगी। फ्रीडम सबको चाहिए होती है 19 से 22 की एज में, तो 1922 में हमारा क्या हो गया, फ्रीडम हो गया। जब इक्वालिटी आ गई, हमारी फ्रीडम आ गई, तो जो एक्सप्लोटेशन है, शोषण होना अपने आप बंद हो जाएगा। तो 23-24 में हमारा क्या है, शोषण है। जब शोषण नहीं होगा तो कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म को माने, कुछ भी करे, हमें कोई मतलब नहीं है। और 25 से 28 की एज ऐसी ही होती है कि हमें किसी से कोई लेना देना नहीं होता। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, हम अपने ही करियर में लगे हुए होते हैं। फिर इसके बाद कल्चर एंड एजुकेशनल राइट 29 से 30, ये कुछ माइनॉरिटीज के राइट है। और फिर आपको आर्टिकल 32 पढ़ना है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर समझ आ गया होगा। नेक्स्ट, अभी हमने कहा कि राइट टू जो प्रॉपर्टी है वो क्या हो गया है, हमारा रिपील हो गया है। अब रिपील होकर उसको क्या बना दिया है, एक लीगल राइट बना दिया है। ठीक है, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, आज क्या है, एक लीगल राइट है। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि संपत्ति का अधिकार कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो आर्टिकल 300A में मेंशन है। आज कौन से भाग में है, तो भाग 12 में है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में इसको हटाया गया था, तो 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू इसको हमने हटा दिया था। ठीक है, तो ये आप याद रखिएगा। चलिए अब स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो हमारे 12 से लेकर के 35 तक है। सबसे पहले है हमारा आर्टिकल 12। आर्टिकल 12 में क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट है। यानी सबसे पहले अगर बात करें कि स्टेट है क्या, तो स्टेट, यहाँ पर जो स्टेट से मतलब है वो किससे है, आप सिंपल भाषा में याद रखिए, गवर्नमेंट से मतलब है। यानी कोई भी चीज जो हमारी गवर्नमेंट से रिलेटेड है वो सब किस में आएगी, स्टेट की डेफिनेशन में आएगी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, बाय लॉज हो गए, ठीक है, पंचायत हो गई, ये सब हमारी गवर्नमेंट उसमें आएगी। फिर इसके बाद आर्टिकल 13, तो इसी के अगेंस्ट जो फंडामेंटल राइट्स मिले हैं वो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ही मिले हैं। ये नहीं कि कोई प्राइवेट इंस्टीट्यूशन आपका कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज कर दे और आप सुप्रीम कोर्ट चले जाएं, जी नहीं, आप केवल और केवल किसी गवर्नमेंट एक्टिविटीज, यानी कोई गवर्नमेंट संस्था होगी तभी, अगर आपका कोई फंडामेंटल राइट इन्फ्रिंज होता है तभी आप कहाँ जा सकते हैं, आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। आर्टिकल 13 है हमारा नेगेटिव डेफिनेशन ऑफ लॉ, यानी लॉ की नेगेटिव डेफिनेशन दे रखी है। यानी एनी मैटर, नोटिस, रूल, लॉ, बायलॉज, कस्टम, ये सब क्या है, हमारा लॉ की डेफिनेशन में आएगा। अगर आपके एग्जाम में पूछ ले कि जो जुडिशियल रिव्यू है वो कहाँ पर मेंशन है, पूछ लिया है एसएससी के एग्जाम में, न्यायिक पुनरावलोकन, तो जुडिशियल रिव्यू आर्टिकल 13 में ही मेंशन है। कहाँ से लिया है, तो ये यूएसए से लिया है। अपने ही जजमेंट को दोबारा से रिव्यू करना, दैट इज द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू। और अगर पार्लियामेंट कोई भी लॉ पास करता है, अगर उसको दोबारा से रिव्यू किया जाता है तो वो भी जुडिशियल रिव्यू में ही आता है। आर्टिकल 13 में दो चीजें और बोली गई है। आर्टिकल 13 में बोला गया है, अगर कोई भी लॉ, चाहे वो प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो या फिर वो पास कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ हो, अगर वो फंडामेंटल राइट्स को क्या करता है, वायलेट करता है, तो जिस हद तक वो फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है उस हद तक वो क्या हो जाएगा, नल एंड वॉइड घोषित हो जाएगा। ये थोड़ा डीप में चला गया, आप बस इतना याद रखिएगा। आर्टिकल 12 हमारा क्या है, डेफिनेशन ऑफ स्टेट है, और आर्टिकल 13 हमारी लॉ की डेफिनेशन है, और जुडिशियल रिव्यू भी आर्टिकल 13 में ही मेंशन है। नेक्स्ट है हमारा मेन, हमारे जो राइट्स है वो अब स्टार्ट होंगे। सबसे पहला हमारा क्या था, राइट टू इक्वालिटी। राइट टू इक्वालिटी आर्टिकल 14 से 18 तक है। सबसे पहले है आर्टिकल 14। आर्टिकल 14 है इक्वालिटी बिफोर लॉ, जिसको हिंदी में बोलते हैं विधि के समक्ष समता, एंड इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ, यानी विधियों का समान संरक्षण। ठीक है, अगर कोई हिंदी में नोट्स बना रहा है तो मैं बोल रही हूँ, आप साथ साथ बना सकते हैं।
ठीक है। तो विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण आर्टिकल 14 में मेंशन है। इक्वालिटी बिफोर लॉ का जो कॉन्सेप्ट है वो कहाँ से लिया है, ये कॉन्सेप्ट हमने यूके से लिया है। और इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट हमने कहाँ से लिया है, तो ये हमने यूएसए से लिया है। इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है ये हमारा रूल ऑफ लॉ, यहाँ पर रूल ऑफ लॉ फॉलो होता है, कानून का नियम फॉलो होता है। ये भी एग्जाम में एक बार पूछा गया है, एसएससी के एग्जाम में ये किसने दिया है, तो ये प्रोफेसर डाइसी ने दिया था। रूल ऑफ लॉ, इसका मतलब है कि कानून के नजरों में सब एक समान है। कानून अंधा होता है, कानून की नजरों में सब एक समान है, यानी एक ही कानून सभी के लिए फॉलो होना चाहिए, ये इक्वालिटी बिफोर लॉ कहता है। लेकिन इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ क्या कहता है, इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ कहता है कि कानून सभी के लिए समान होना चाहिए, लेकिन जहां पर प्रोटेक्शन की नीड है वहां पर प्रोटेक्शन मिलना चाहिए। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ, एक मेल है और एक फीमेल है, दोनों ने क्या किया, सेम क्राइम कर दिया। मेल और फीमेल दोनों ने सेम क्राइम किया है, दोनों को क्या मिल गई, सेम सजा मिल गई, डेट इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। लेकिन जो फीमेल थी वो क्या थी, प्रेग्नेंट थी। तो जब उसको प्रेग्नेंट मतलब मैटरनिटी रिलीफ की जरूरत होगी तब उसको क्या दिया जाएगा, एक स्पेशल केयर दी जाएगी। अगर उसको हॉस्पिटलाइज भी करना पड़ा तो उसको उस पर्टिकुलर टाइम पे रिलीफ दिया जाएगा, डेट इज इक्वल प्रोटेक्शन बिफोर लॉ। आई होप आपको आर्टिकल 14 समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 जो है केवल और केवल सिटीजन्स के लिए है। क्या कहता है आर्टिकल 15, आर्टिकल 15 कहता है नो डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट सिटीजन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि हमारा किसी भी धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर या जन्म स्थान के आधार पर सिटीजन्स के बीच में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, ये आर्टिकल 15 कहता है। ठीक है, तो अगर आपको पूरा नहीं याद रहे तो आप सिंपल याद रख लेना कि रिलीजन, कास्ट के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ये एक तरीके से सिर्फ लॉलीपॉप है। अगर आप आगे पढ़ेंगे तो 15 क्लोज 1 2 3 4 5 सब क्या है, डिस्क्रिमिनेशन बताते हैं। ठीक है, आगे खुद ही बोल रखा है, लेकिन सर्टेन केसेस में या किसी स्पेशल प्रोविजन के केसेस में क्या हो सकता है, सर का भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन हो सकता है। लेकिन आपको नहीं पढ़ना है क्योंकि आपके एग्जाम में कभी नहीं पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 16। आर्टिकल 16 क्या है, देयर शैल बी इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता, यह आर्टिकल 16 कहता है। ठीक है, यानी सरकारी जो नौकरियां हैं उनमें भी सबको इक्वल चांस मिलना चाहिए। ये भी क्या है, एक लॉलीपॉप है। आप जानते हैं SC ST OBC EWS सबको क्या मिला हुआ है, रिजर्वेशन मिला हुआ है हर एक कैटेगरीज में। ठीक है, तो आर्टिकल 16 आपको क्या रखना है, सरकारी नौकरी है। फिर आर्टिकल 17, आर्टिकल 17 क्या है, एबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, जिसे आप छुआछूत भी कह सकते हैं या फिर हिंदी में अस्पृश्यता का अंत भी कह सकते हैं। जैसे पुराने जमाने के लोग क्या करते थे, पुराने जमाने के लोग जो पंडित होते थे वो शूद्र लोगों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, डेट इज छुआछूत। अगर आज के जमाने में कोई छुआछूत करता है तो उसको क्या है, 6 महीने की सजा मिलेगी और उस पर फाइन भी इम्पोज हो जाएगा। तो आर्टिकल 17 ने अस्पृश्यता का अंत कर दिया है। नेक्स्ट है आर्टिकल 18। आर्टिकल 18 है अबोलिशन ऑफ टाइटल्स या फिर एंड ऑफ टाइटल्स भी कह सकते हैं, उपाधियों का अंत। कौन सी उपाधियों का अंत कर दिया गया है, ऐसी उपाधि जो पीढ़ी दर पीढ़ी चलती जा रही थी उन उपाधियों का अंत कर दिया है। इसमें क्या है, एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है, ऐसी उपाधि जो केवल आप तक ही सीमित है। जैसे एजुकेशनल डिग्री, अगर आपने PhD करी है तो आपके नाम के आगे डॉक्टर लगेगा, ये केवल आप तक ही सीमित है। ऐसा नहीं कि आपके बच्चे को भी डॉक्टर बोल दिया जाएगा। ठीक है, अगर आपको भारत रत्न मिले हैं तो ये उपाधि, ये अवार्ड्स केवल आपके नाम तक ही लगेगा, आपके बच्चे तक नहीं। तो ये क्या है, कुछ एक्सेप्शंस है। ठीक है, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको समझ आ रहा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड शेयर कीजिए। नेक्स्ट है हमारा राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम है हमारा आर्टिकल 19 से लेकर के आर्टिकल
22 तक। आर्टिकल 19 हमें क्या देता है, 6 तरीके की फ्रीडम देता है। एक बार एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लिया था ऐसा कौन सा आर्टिकल है जो 6 तरीके की फ्रीडम प्रोवाइड कर रहा है, दैट इज आर्टिकल 19। कौन कौन सी फ्रीडम है एक बार देख लेते हैं। आर्टिकल 19 1A है हमारा फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, यानी कि हमें बोलने की स्वतंत्रता देता है आर्टिकल 19 1A। ठीक है, कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ लेता है राइट टू प्रेस, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार, या फिर फ्रीडम ऑफ प्रेस भी पूछ लेता है कि फ्रीडम ऑफ प्रेस कौन से में है, प्रेस की स्वतंत्रता का अधिकार कौन से आर्टिकल में मेंशन है, तो वो आर्टिकल 19 1A में ही मेंशन है। नेक्स्ट एंड आर्टिकल 19 1B फ्रीडम ऑफ असेंबल पीसफुली, यानी कि आपको शांतिपूर्वक सम्मेलन करने का अधिकार है, गेट टूगेदर करने का अधिकार है। आर्टिकल 19 1C है फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन एंड यूनियन, यानी कि आपको यूनियन और एसोसिएशन बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 19 1D है फ्रीडम ऑफ मूव फ्रीली, कि आपको भारत के राज्य क्षेत्र में कहीं पर भी घूमने का अधिकार है। 1E कहता है कहीं पर भी बसने का अधिकार है। 1F राइट टू प्रॉपर्टी था कि कहीं संपत्ति लेने का अधिकार है, लेकिन ये क्या हो गया है, रिपील हो गया है, एट प्रेजेंट में पार्ट 12 में है और आर्टिकल 300A में है। फिर आर्टिकल 1G क्या है, राइट टू प्रोफेशन, यानी कि आपको कोई भी बिजनेस आप कर सकते हैं। आप चाहे तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉय बन जाए, आप चाहे तो आप मोमोज की रेडी लगा ले, टोटली अप टू यू, गवर्नमेंट इसमें इंटरवेंशन नहीं करेगी। ठीक है, तो चलिए लर्न कर लेते हैं। 1A में क्या है, सबसे पहले बोलने की स्वतंत्रता है। जब बोलोगे कहाँ पर, जब गेट टूगेदर करोगे, तो बी में क्या है, गेट टूगेदर करने का है। गेट टूगेदर करते ही आपको पता चला कि हम तो बहुत सारे लोग यूनियन बना सकते हैं, तो सी में क्या है, यूनियन बन गया। अब वो यूनियन के लोग इकट्ठे होकर कहीं पर भी घूम सकते हैं, कहीं पर भी रह सकते हैं और कोई सा भी बिजनेस कर सकते हैं। तो ये था हमारा आर्टिकल 19। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 20। आर्टिकल 20 है हमारा प्रोटेक्शन इन रिस्पेक्ट ऑफ कन्वेंशन ऑफ ऑफेंस, ऑफेंस नहीं है ये, ऑफेंस है, अपराधों की दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण, अपराधों की दो सिद्धि के संबंध में संरक्षण। ये है हमारा आर्टिकल 20। रेलवे के एग्जाम में केवल आर्टिकल 20 ही पूछता है, लेकिन एसएससी के एग्जाम में 20 क्लोज 1, 20 क्लोज 2 और 20 क्लोज 3 भी पूछ लेता है। तो अगर आप उसकी भी तैयारी कर रहे हैं तो मैं आपको बता देती हूँ। एग्जाम में पूछा गया है कि ऐसा कौन सा एक्सपोज फैक्टो लो क्या होता है, यानी कि जिस टाइम आपने जो क्राइम किया है, जिस समय आपने जो क्राइम किया है उस टाइम पे जो भी सजा है, जो भी पनिशमेंट है, उसी के अकॉर्डिंग आपको क्या मिलेगी, पनिशमेंट मिलेगी, ना कि उससे पहले के रूल के अकॉर्डिंग, ना ही उसके बाद के रूल के अकॉर्डिंग। जैसे आपने मान लो आज क्या तारीख है, आज तारीख है 23 अप्रैल, आपने 23 अप्रैल को क्या करा, चोरी करी, और आज जो है चोरी करने वाले को 6 महीने की सजा मिलती है और आपका 5,000 रुपए जुर्माना मिलता है। ठीक है, लेकिन 23 अप्रैल को ये रूल था, लेकिन अब क्या हो गया, 1 मई को रूल चेंज हो गया और 1 मई को हो गया कि अब क्या होगा, 1 साल की सजा मिलेगी, 1 साल की सजा मिलेगी और 10,000 रुपए जुर्माना हो जाएगा। लेकिन आपने कब क्राइम किया, आपने 23 अप्रैल को क्राइम किया है, तो आपको जो पनिशमेंट मिलेगी वो 23 अप्रैल के अकॉर्डिंग ही मिलेगी, दैट इज कोल्ड एक्स पोस्ट फैक्टो रूल। 20 क्लोज 2 है डबल जियोपार्टी रूल, यानी कि एक क्राइम की केवल एक ही बार सजा मिलेगी, इसी को बोलते हैं डबल जियोपार्टी रूल। 20 क्लोज 3 है नो सेल्फ डिस्क्रिमिनेशन, के इनकी कोई भी व्यक्ति आपको अपने खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं कर सकता, इसको बोलते हैं 20 क्लॉज 3। नेक्स्ट है आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 है राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जीने का अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और जीने का अधिकार। 21 साल की उम्र में सबको क्या चाहिए होती है, पर्सनल लिबर्टी चाहिए होती है, यानी कि आजादी चाहिए होती है सबको ही। तो वही है हमारा राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। इसी के तहत हमने क्या किया, इसी के तहत हमने आर्टिकल 21A को ऐड किया था। आर्टिकल 21A क्या है, तो आर्टिकल 21A है हमारा राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन हमारा आर्टिकल 21A है। क्या 21A, तो 21A में बोला गया था, 21A को ऐड किया था 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 में, जिसमें 6 से 14 साल तक के बच्चों को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड की जाती है, वो हमारा आर्टिकल 21A है। रेलवे के एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है कि
आर्टिकल 21A कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में ऐड किया है, राइट टू एजुकेशन कौन सा आर्टिकल है, और एसएससी ने भी बहुत बार पूछा है तो आप इसको लर्न कर लीजिए। नेक्स्ट है आर्टिकल 22। आर्टिकल 22 है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन फॉर सर्टेन केसेस, यानी कि कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण। ये क्या है? आर्टिकल 22 आपको कहता है कि अगर आपको किसी व्यक्ति ने अरेस्ट किया है, यानी अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट किया है, तो सबसे पहले आप उससे क्या पूछेंगे? वारंट पूछेंगे कि आप मुझसे क्यों अरेस्ट कर रहे हैं, कि आपके पास मुझे अरेस्ट करने का वारंट है तो शो करिए। अगर आपको उन्होंने अरेस्ट कर लिया है तो 24 आवर्स के अंदर अंदर क्या होगा? मजिस्ट्रेट के सामने आपको इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा, और आप क्या कर सकते हैं? अपनी पसंद का, अपना केस लड़ने के लिए अपनी पसंद का एडवोकेट चुन सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको एडवोकेट हायर करने का भी राइट नहीं है। तो ये आपको प्रोटेक्शन दी जाती है आर्टिकल 22 के थ्रू। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 23, जो किससे रिलेटेड है? राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन। राइट टू अगेंस्ट एक्सप्लोटेशन में हमारे दो ही आर्टिकल है, आर्टिकल 23 और आर्टिकल 24। आर्टिकल 23 में क्या है? तो आर्टिकल 23 में है प्रोविजन ऑफ ट्रैफिक ह्यूमन बींग्स एंड फोर्स लेबर, यानी कि हमारा, यानी कि आपको कोई भी व्यक्ति जबरन श्रम पर रोक है। आर्टिकल 23 कहता है कि कोई भी व्यक्ति आपको जबरदस्ती काम नहीं करा सकता। मानव तस्करी पर रोक है, यानी कि आपको इधर उधर बेचना, जो मानव को इधर उधर बेचते हैं, ह्यूमन बींग में सब आ जाएंगे, व्यक्ति, कोई भी मेल फीमेल छोटा बच्चा, तो उस पे रोक है। और जबरदस्ती अगर आपको कोई काम नहीं करना है तो आपसे कोई जबरदस्ती कोई काम नहीं करा सकता, ये आर्टिकल 23 कहता है। आर्टिकल 24 कहता है चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट पे रोक है, यानी बाल श्रम पर रोक है, ये आर्टिकल 24 कहता है। एक बार आरआरबी एनटीपीसी ने पूछ लिया था कि कौन से साल तक के, जो 14 साल, कितने साल से कम के बच्चों को किसी भी ऐसी फैक्ट्री में नहीं लगा सकते जहां पर उनकी जो जान है पर खतरा बन जाए, यानी कि उनकी जो लाइफ है वो डेंजर में आ जाए, तो ऐसी किसी भी फैक्ट्री में उन्हें नहीं काम करा सकते। जैसे पटाखा फैक्ट्री हो गई, ठीक है, या फिर बारूद फैक्ट्री हो गई, तो ऐसी किसी भी फैक्ट्री में काम नहीं करा सकते 14 साल से कम के बच्चे को। ठीक, तो ये आर्टिकल 23-24 हो गया। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 25। ये हमारे क्या स्टार्ट हो गए? यहाँ से हमारे राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन स्टार्ट हो गए, फ्रीडम ऑफ रिलीजन। लास्ट तक वीडियो तक बने रहना, लास्ट में हम क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में पूछे गए हैं। 25 से 28 तक था हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आर्टिकल 25 क्या है? फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस एंड राइट टू प्रैक्टिस, प्रोफेस और प्रोपोगेट एनी रिलीजन। सिंपल आप समझिए, आर्टिकल 25 कहता है कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, किसी भी धर्म की प्रैक्टिस कर सकते हैं, ये आर्टिकल 25 कहता है। फिर आर्टिकल 26 क्या कहता है? आर्टिकल 26 कहता है फ्रीडम टू मैनेज रिलीजियस अफेयर्स, यानी कि आप किसी भी धर्म को मान रहे हैं तो आप किसी भी धर्म के जो धार्मिक प्रबंधन है उसको मैनेज कर सकते हैं, उसका काम कर सकते हैं, रिलीजियस अफेयर्स कर सकते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आप हिंदू है लेकिन आपको सिख धर्म में बहुत बहुत ज़्यादा मान्यता है, या आप बहुत ज़्यादा गुरुद्वारे जाते हैं, आप इतना गुरुद्वारे जाते हैं कि गुरुद्वारे वालों ने आपको एक कमेटी का मेंबर बना दिया, तो आप उस कमेटी के मेंबर है, तो वहां पर जो भी काम हो रहा है, जैसे लंगर बट रहा है, तो उसमें आप काम करा रहे हैं, दैट इज रिलीजियस अफेयर्स, तो आप मैनेज कर सकते हैं किसी भी धर्म के, कोई रोक नहीं है। तो 25 में है आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं, 26 में है आप किसी भी धर्म का रिलीजियस अफेयर्स में काम कर सकते हैं, यानी कि काम प्रबंधन में हेल्प करा सकते हैं। फिर 27 में कह रहे हैं, 27 कह रहा है कि स्टेट किसी भी धर्म के प्रमोशन के लिए या किसी भी धर्म की एक्टिविटी के लिए कोई भी पैसा एज अ टैक्स नहीं ले सकती है। तो मैं आपको जो बोल रही हूँ आप उस पर ध्यान देखिए। 27 किससे रिलेटेड है कि स्टेट जो है वो टैक्स नहीं ले सकती है। मान लो कैसे, मैं बताती हूँ। जैसे आप सब जानते हैं कि गोल्डन टेम्पल में डेली कितने रुपए का चंदा इकट्ठा होता है, यानी डोनेशन इकट्ठा होता है, लोग डोनेशन कह रही हूँ सॉरी, कितना लोग वहां पर चढ़ावा इकट्ठा होता है, डोनेशन बोल दिया मैंने, कितना लोगों का वहां पर चढ़ावा इकट्ठा होता है, लाखों का डेली। तो गवर्नमेंट ये नहीं कह सकती इस लाखों रुपए पे आप क्या करो, टैक्स पे करो। तो वही लिखा है आर्टिकल 27 में, स्टेट कैन नॉट इम्पोज एनी टैक्स टू सपोर्ट और प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन एंड एनी पर्टिकुलर रिलीजियस एक्टिविटीज। ठीक है, तो आप सिंपल याद रखना, 25 में क्या है, किसी भी धर्म को मान सकते हैं, 26 में क्या है, किसी भी धर्म का कोई भी मैनेजमेंट का काम है या कोई भी व्यक्ति
व्यक्तिगत किसी भी धर्म का कोई भी रिलीजियस अफेयर है तो हम वो कर सकते हैं, मैनेजमेंट का काम कर सकते हैं। फिर 27 में है कि स्टेट हमसे टैक्स नहीं ले सकती है किसी भी रिलीजियस एक्टिविटी को प्रमोट करने के लिए या किसी भी रिलीजियस टेम्पल से। फिर 28 में है, 28 में क्या रखे हैं, जो भी हमारे गवर्नमेंट एजुकेशन है, गवर्नमेंट स्कूल है, वो अलाउ नहीं करते रिलीजियस इंस्ट्रक्शन के लिए। यानी कि मान लो कोई गवर्नमेंट स्कूल है और उस गवर्नमेंट स्कूल की जो प्रिंसिपल है वो सिख है, तो ऐसे नहीं है कि एक पीरियड किसका चला दिया, सिख धर्म का चला दिया, या फिर कोई एक ईसाई है तो एक पीरियड बाइबल का चला दिया, मुस्लिम है तो कुरान का चला दिया। डेट इज नॉट, जो भी हमारा करिकुलम सेट है बाय द गवर्नमेंट वही स्टार्ट होगा। तो आर्टिकल 28 कहता है स्टेट ऑन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन आर नॉट अलाउड फॉर एनी रिलीजियस इंस्ट्रक्शन, कि कोई भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक दो पीरियड आप पर्टिकुलर अपने किसी धर्म के चला रहे हैं तो वो स्टेट अलाउड नहीं करता है। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30 तक। आर्टिकल 29 क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटीज, यानी अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण। जो अल्पसंख्यक है हमारे सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ये हमारे क्या है माइनॉरिटीज में आते हैं, तो इनको भी प्रोटेक्शन दिया गया है। ऐसा नहीं कि इनको इनके जो हक है वो छीन लिए जाए, तो उनका जो प्रोटेक्शन है वो किस में दिया है, आर्टिकल 29 में दिया गया है। आर्टिकल 30 में बोला गया है कि जो माइनॉरिटीज है वो भी क्या कर सकती है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन यानी शैक्षिक संस्थाओं को स्टैब्लिश कर सकती है और उनका प्रशासन कर सकती है। तो आर्टिकल 29 और 30 किसके लिए है, माइनॉरिटीज के लिए। आर्टिकल 31 मैंने आपको बता दिया। आर्टिकल 31 हमारा क्या था, राइट टू प्रॉपर्टी था। आर्टिकल 31 में मेंशन है, ये क्या हो गया है, रिपील हो गया है। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, तो 44 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1978 के थ्रू इसको अपील कर दिया गया है। एट प्रेजेंट कौन से पार्ट में है, तो पार्ट 12 में है। कौन से आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 300A में है। अब ये क्या है, एक लीगल राइट बन चुका है, ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, यानी कि हमारा संवैधानिक उपचारों का संरक्षण। आर्टिकल 32 हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने इसको क्या बोला है, हार्ट एंड सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बोला है, ठीक है। एग्जाम में अगर आपसे पूछ ले तो याद रखना आर्टिकल 32 को। ये क्या प्रोटेक्ट करता है, ये प्रोटेक्ट करता है हमारे जो आर्टिकल 14 से लेकर के 31 तक हमारे फंडामेंटल राइट्स है उनको प्रोटेक्ट करने का काम करता है। कैसे प्रोवाइड करता है, रिट्स के थ्रू। रिट्स का प्रोविजन हमने कहाँ से लिया है, तो यूके से लिया है। हमारी 5 रिट्स है, एक एक करके हम सबको डिस्कस करते हैं। नंबर फर्स्ट है हमारा हैबियस कॉर्पस। हैबियस कॉर्पस को हिंदी में बोलते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, ठीक है। हैबियस कॉर्पस को हिंदी में क्या बोलते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण बोलते हैं। इसका मीनिंग क्या है, इसका मीनिंग है टू मे हैव द बॉडी, to may have the booty। इसका मतलब है अगर किसी पर्सन ने आपको अरेस्ट कर लिया, यानी अगर आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है और आपको 24 घंटे अरेस्ट हुए हुए हो गए हैं और अगर आपको मजिस्ट्रेट के सामने वो पेश नहीं कर रहे हैं, तो आप एक रिट इशू कर सकते हैं, हैबियस कॉर्पस, जिस रिट के थ्रू आपको तुरंत 24 आवर्स के अंदर अंदर क्या होगा, मजिस्ट्रेट के सामने इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। यानी मैंने आपको बताया था आर्टिकल 22 में हमारे कुछ प्रोटेक्शन है डिटेंशन को लेकर, उसी के अगेंस्ट हमारी रिट इशू होती है हैबियस कॉर्पस। यानी कि अगर आपको मजिस्ट्रेट के सामने इंट्रोड्यूस नहीं किया गया है और आपको थोड़ी सी भी नॉलेज है, तो आपके जो सगे संबंधी है या रिलेटिव है वो ये रिट इशू कर सकते हैं और आपको मजिस्ट्रेट के सामने इंट्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। सेकेंड है हमारी मेंडामिस। मेंडामिस को बोलते हैं हम हिंदी में परमादेश, परमादेश बोलते हैं मेंडामिस को। अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है तो उसके खिलाफ जो रिट इशू होती है वो होती है हमारी मेंडामिस, ठीक है। अगर कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय अपना काम प्रॉपर तरीके से नहीं कर रहा है, आपको परेशान कर रहा है डेली डेली, तो आप क्या कर सकते हैं, रिट इशू कर सकते हैं। डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट आपसे पूछ सकता है, डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट उनसे पूछेगा कि आप इस पर्टिकुलर पर्सन का काम प्रॉपर तरीके से क्यों नहीं कर रहे हैं, ठीक है।
इसके बाद प्रोबिशन। प्रोबिशन का मतलब होता है प्रतिषेध। प्रोबिशन जो रिट इशू होती है वो रिट इशू होती है सुप्रीम कोर्ट अपने लोअर कोर्ट को जो रिट इशू करता है वो प्रोबिशन है। कब इशू करता है? जब कोर्ट का डिसीजन आना बाकी होता है और सुप्रीम कोर्ट को लगता है कि इसका ये जजमेंट का एरिया ही नहीं है, यानी कि ये अपने एरिया से बियॉन्ड जाकर कोई जजमेंट सुना रहा है, या किसी पर्टिकुलर केस को अगर सुप्रीम कोर्ट रोकना चाहता है तो वो क्या कर सकता है? प्रोविजन रिट को इशू कर सकता है। प्रोबिट का मतलब ही है किसी केस को रोकना। तो सुप्रीम कोर्ट जब अपने लोअर कोर्ट में किसी केस को रोकना चाहता है तो उसके लिए रिट इशू करता है प्रोविजन। क्यू वारंटो का मतलब होता है व्हाट इज योर अथॉरिटी, यानी कि अगर कोई गवर्नमेंट एम्प्लॉय किसी अदर पोस्ट पर हायर हुआ है और वो काम किसी दूसरी पोस्ट पर कर रहा है और किसी ने उसकी शिकायत करा दी, तो सुप्रीम कोर्ट उनसे डायरेक्ट पूछ सकता है कि आप किस अथॉरिटी से यहाँ पर बैठकर ये काम कर रहे हैं। वो होती है हमारी क्यू वारंटो। सर्शिरोरी का मतलब होता है हिंदी में उत्प्रेषण। सर्शिरोरी भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा ही इशू की जाती है अपने लोअर कोर्ट को, लेकिन ये तब इशू की जाती है, यानी कि ये तब इशू की जाती है जब नेचुरल लॉ का वायलेशन हो रहा हो। दैट मीन्स अगर कोई केस पहले से ही पता चल रहा हो कि इसमें जो इनोसेंट है उसको सजा होने वाली है, जो क्रिमिनल है उसने क्या किया है कि कुछ भी करके कि पैसे खिलाया है, कुछ भी पहले से ही अगर जजमेंट पता चल जाए कि ये ऐसे होने वाला है, तो सुप्रीम कोर्ट उस पर्टिकुलर केस को रोकने के लिए क्या रिट इशू करती है? सर्शिरोरी। तो अगर नेचुरल लॉ का वॉल्यूशन होगा तो सुप्रीम कोर्ट जो रिट इशू करेगी डेट इज सर्शिरोरी। और अगर किसी पर्टिकुलर केस अपने जजमेंट एरिया से बाहर जाकर, यानी कि वो उसका एरिया ही नहीं है, उसमें अपना जजमेंट सुना रहा है, तो वो रिट इशू करेगी, तो वो हमारी प्रोविजन होगी। तो ये हमारी 5 तरीके की रिट्स है। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 33। एग्जाम में नहीं पूछते हैं पर फिर भी आप देख लीजिए, ये हमारी पार्लियामेंट की पावर होती है। ये क्या पावर है? ये पावर है सिंपल पार्लियामेंट। आर्टिकल 33 पार्लियामेंट की पावर है। पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्ट करती है और एब्रोगेट कर सकती है फंडामेंटल राइट्स ऑफ द मेंबर ऑफ आर्म फोर्सेस, मिलिट्री फोर्सेस, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसी एंड एनालोगस फोर्सेस। दैट मीन्स कि मान लो क्या हुआ है, मान लो कि हमारा जैसे मान लो कि इमरजेंसी इम्पोज हो रखी है, ठीक है, इमरजेंसी इम्पोज हो रखी है, सब लोग आर्टिकल 19 क्लोज 2 रेस्ट्रिक्शंस प्रोवाइड कर रहा है कि आपको घर पे रहना है। तो कोई भी पुलिस फोर्स या मिलिट्री ये नहीं कह सकती कि हमारे फंडामेंटल राइट आर्टिकल 19(2) हमें कहता है कि हमें घर में रहना है, बाहर नहीं निकलना है। तो पार्लियामेंट उनका जो फंडामेंटल राइट्स है उसको क्या कर लेती है? इन्फ्रिंज कर लेती है। ये आर्टिकल 33 है। फिर आर्टिकल 34 है मार्शल लॉ से रिलेटेड। Article it provides for the restriction on the fundamental right while martial law is in force। ठीक है, किसी भी एरिया में अगर मार्शल लॉ लगा हुआ है या टेरिटरी ऑफ इंडिया में, तो फंडामेंटल राइट्स क्या हो जाते हैं? रेस्ट्रिक्ट हो जाते हैं। तो आर्टिकल 34 ये कहता है। फिर आर्टिकल 35 है कि पार्लियामेंट जो है वो क्या कर सकती है? पावर है, पार्लियामेंट के पास पावर है कि वो क्या कर सकती है? लॉ बना सकती है। एक्सक्लूसिव पावर है फंडामेंटल राइट्स को लेकर। 16 क्लोज 3 पर रिजर्वेशन इन जॉब्स बेस्ड ऑन रेजिडेंस, 32 क्लोज 3 पर रिट इशू करने पर, 33 पर और 34 पर। ये पार्लियामेंट की पावर है। 33, 34, 35 कोई एग्जाम में नहीं पूछता है, बट आप फिर भी याद रखो 33 क्या है? 33 है हमारी सारी फोर्सेस के लिए, 34 मार्शल लॉ के लिए और 35 हमारे स्पेशल क्लोजेस पे है, जिसपे पार्लियामेंट को पावर दे रखी है कि वो लॉज बना सकती है। ठीक है, अब हम कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देख लेते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कैसे पूछे गए हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which article deals with the protection of life and personal liberty? कौन सा अनुच्छेद जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता के संरक्षण से संबंधित है? यह आरआरसी ग्रुप डी में आपसे क्वेश्चन पूछा गया था। ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 12, ऑप्शन नंबर 2 है अनुच्छेद 22, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 21 और ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 3। तो मैंने सबको आपको बताया था अभी कि सबको पर्सनल लाइबिलिटीज किस में चाहिए होती है? व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जब 21 साल की उम्र हो जाती है। तो आर्टिकल 21 जो है इसी से ही रिलेटेड है। आर्टिकल 12 क्या था? तो आर्टिकल 12 डेफिनेशन ऑफ स्टेट था। आर्टिकल 22 क्या था? तो प्रिवेंटिव डिटेंशन। और अनुच्छेद 3 हमने नहीं किया है, लेकिन अनुच्छेद 3 क्या है कि पार्लियामेंट चाहे तो किसी भी
स्टेट की बाउंड्रीज और उसका नेम चेंज कर सकती है, ठीक है। और जो पहले से ही एग्जिस्टेंस में स्टेट है उनसे नया स्टेट बना सकती है, जैसे उत्तराखंड बनाया था, छत्तीसगढ़ बनाया, अभी तेलंगाना बनाया, दैट इज आर्टिकल 3। नेक्स्ट है हमारा आर्टिकल 2, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, आर्टिकल 21 से ही पूछ लिया। आर्टिकल 21 ऑफ फंडामेंटल राइट्स इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंक्लूड्स द राइट्स टू एजुकेशन फॉर ऑल बिटवीन द एज ऑफ। भारत के संविधान में मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद 21 ए में देश की आयु के बीच के सभी के लिए शिक्षा का अधिकार शामिल है। कौन सा आर्टिकल? ऑप्शन ए है 6 से 18, ऑप्शन बी है 6 से 12, ऑप्शन सी है 5 से 10 या ऑप्शन डी है 6 से 14। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारा? 6 से 14। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 एनटीपीसी में ही पूछा गया है कि विच कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट गेव प्रेसिडेंस टू डायरेक्टिव प्रिंसिपल ओवर फंडामेंटल राइट्स। यानी किस संवैधानिक संशोधन ने निदेशिक सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों पर वरीयता दी है। यानी एट प्रेजेंट में जो मौलिक अधिकार है उससे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं डीपीएसपी। ये कौन से कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए है 55, ऑप्शन नंबर बी है 42nd, ऑप्शन नंबर सी है 43rd या फिर ऑप्शन नंबर 4 है 44th। तो ऑप्शन नंबर बी 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 1976 में ये हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 4। ये भी एनटीपीसी के एग्जाम में पूछा गया है नेम द रिट अंडर विच द कोर्ट ऑर्डर्स दैट द अरेस्टेड पर्सन शुड बी प्रोड्यूस्ड बिफोर इट और ऑर्डर्स द रिलीज ऑफ द अरेस्टेड पर्सन इफ द मैनर और ग्राउंड ऑफ अरेस्ट आर नॉट लीगल और सेटिस्फैक्ट्री। उस रिट का नाम बताइए जिसके तहत अदालत आदेश देती है कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसके समक्ष पेश किया जाना चाहिए या गिरफ्तार व्यक्ति को रिहा करने का आदेश दे सकती है यदि गिरफ्तारी का तरीका या आधार वैध या संतोषजनक नहीं है। अभी मैंने आपको बताई थी सारी रेट्स। ऑप्शन नंबर ए है अधिकार प्रचार, इसको इंग्लिश में बोलते हैं क्यू वारंटो। ऑप्शन नंबर बी है बंदी प्रत्यक्षीकरण, इसे इंग्लिश में बोलते हैं हैपियस कॉर्पस। ऑप्शन नंबर सी है परमादेश, इसे इंग्लिश में बोलते हैं मेंडेमिस। ऑप्शन नंबर डी है उत्प्रेक्षण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं सशिरोरी। तो ऑप्शन नंबर बी बंदी प्रत्यक्षीकरण 24 आवर्स के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा और मजिस्ट्रेट जो भी डिसीजन लेंगे वो पुलिस को फॉलो करना ही पड़ेगा। ये है हमारा हैबियस कॉर्पस क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा Dash of the Indian Constitution is related to the protection of the interest of minorities। भारतीय संविधान का डैश आर्टिकल अल्पसंख्यकों के हितों की सुरक्षा से संबंधित है। आरआरबी एनटीपीसी में पूछा है आर्टिकल 29, आर्टिकल 26, आर्टिकल 28 या फिर आर्टिकल 21। तो आपको पता ही है आर्टिकल 29 जो है वो किससे रिलेटेड है? प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ माइनॉरिटी से। 26 क्या था? रिलीजियस अफेयर्स में कोई भी काम कर सकते हैं। 28 क्या था? कि जो स्टेट ऑन यानी कि कोई भी सरकारी स्कूल में रिलीजियस इंस्ट्रक्शन नहीं दे सकते। आर्टिकल 21 क्या है? पर्सनल लिबर्टी है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 6। हाउ मेनी फंडामेंटल राइट्स वर कंटेन्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इन 1950। ये क्वेश्चन पूछा है। तो आपको पता ही है, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि 1950 तक हमारे पास कितने मौलिक अधिकार थे। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 7 मौलिक अधिकार थे। एट प्रेजेंट में कितने हैं? 6 है। कौन सा हट गया है? तो राइट टू प्रॉपर्टी हमारा हट चुका है। राइट टू प्रॉपर्टी हमारा 44th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1978 के थ्रू ये हट चुका है। एट प्रेजेंट में कौन से पार्ट में है? तो ये हमारा पार्ट 12 में मेंशन है। और आर्टिकल क्या है? तो आर्टिकल 300 ए है और ये क्या बन गया है? एक लीगल राइट बन गया है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा विच फंडामेंटल राइट इज वॉलिडेटेड इफ अ ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट अलाउड टू ओपन अ तेलुगु मीडियम स्कूल इन केरला। यदि लोगों के एक समूह को केरल में तेलुगु माध्यम का स्कूल खोलने की अनुमति नहीं दी जाती तो किस मौलिक अधिकार का उल्लंघन होता है?
ऑप्शन नंबर ए है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी है समानता का अधिकार, या ऑप्शन नंबर डी है स्वतंत्रता का अधिकार। तो ये हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि समानता नहीं मिल रही है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट लिस्टेड एज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि कौन सा अधिकार मौलिक अधिकार में सूचीबद्ध नहीं है। ऑप्शन नंबर ए है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। ऑप्शन नंबर बी है स्वतंत्रता का अधिकार। ऑप्शन नंबर सी है संपत्ति का अधिकार, और ऑप्शन नंबर डी है समानता का अधिकार। तो अभी मैंने आपको बताया राइट टू प्रॉपर्टी जो है एट प्रेजेंट में मौलिक अधिकार में मेंशन नहीं है। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज द सोल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, निम्नलिखित में से किसे भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में वर्णित किया गया है। ऑप्शन नंबर ए है राज्य के नीति निदेशक तत्व। ऑप्शन नंबर बी है राज्यसभा। ऑप्शन नंबर सी है लोकसभा, या ऑप्शन नंबर डी है मौलिक अधिकार। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मौलिक अधिकार। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 है डैश हैव बीन गिवन रिलीजियस फ्रीडम, डैश को धार्मिक स्वतंत्रता दी गई है। ऑप्शन नंबर ए केवल अल्पसंख्यक को, केवल बहुसंख्यक को, सभी भारतीय नागरिक को, और या ऑप्शन नंबर डी है केवल विशेष समुदाय को। तो उस रिलीजियस फ्रीडम सभी को दी गई है, सभी भारतीय नागरिक को। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगेगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कमेंट एंड शेयर कीजिए, और अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर आपको इस वीडियो की पीडीएफ मिल जाएगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।